Jain friends, welcome to this information rich session of research editorial analysis powered by Growth Point UPSC. I am Dhruv Jani. दोस्तों आज एक लेख की बात करेंगे जो कि द हिंदू से प्रदर्शित हुआ है और इस लेख का शीर्षक हमें दृश्यमान है द ग्राउंड हैज फॉलन आउट फ्रॉम बीनेथ द फार्मर्स फीट, यानी कि जो हमारे कृषक भाई है उन लोगों के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक गई है। यानी कि ऐसी कहावत दरअसल कोई बड़ी आपत्ति आ जाए, कोई बड़ी विपत्ति आ जाए तो उसी के संदर्भ में इसका प्रयोजन होता है। तो हाल कुछ ऐसी ही हालत है हमारे कृषि भाइयों की और हमें मालूम ही है कि पूरे भारत भर में इसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, नए कानूनों के विरोध में, और कृषकों के और उनके यूनियनों के द्वारा ऐसा लॉबिंग हो रहा है कि यह कानून जो है वह वापस लिए जाए, इस कानून को खारिज कर दिया जाए। मगर केंद्र सरकार भी कटिबद्ध है इस कानून को वापस नहीं लेने के लिए, और इसी की वजह से ये जो पूरा का पूरा जो विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, वो दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जा रहा है। आज 8 तारीख को भी कृषि यूनियनों के द्वारा जो बंद का ऐलान है, भारत बंद का ऐलान, वो करवाया गया है और इस भारत बंद के ऐलान को सफलता ना मिले इसलिए हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो भी कार्यरत हो गई है। तो देखते हैं पूरा लेख। दरअसल यह लेख एक आलोचनात्मक लेख है, ये मैं एक आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग इसकी बातें जो है वो आगे देखेंगे। आलोचनात्मक है, जो कानून के जो प्रावधान है, जो थोड़े आपत्तिजनक प्रावधान है, उसकी यहाँ चर्चा हुई है और जिसके बारे में हम भी टेक्निकल थोड़ा देखेंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में यह पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ संबंधी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें अगर हम सब टॉपिक करना चाहे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है और दूसरा अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कि हमारा मेंस एग्जामिनेशन का GS 3 का सब्जेक्ट है और यह हमारे मेंस एग्जामिनेशन का GS 1 का सब्जेक्ट है और ये रहेगा GS 3। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसे मैंने बोला आपको कि आलोचनात्मक है, निंदात्मक है। सरकारी, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसकी निंदा करता है, उसमें जो आपत्तिजनक प्रावधान है उसको निकाल कर उसको सिद्ध करता है कि ये प्रावधान जो है ये वाकई आपत्तिजनक है। ये जो हमारे कृषक भाई है वे ऐसे ही अपना जो प्रदर्शन है, ऐसे ही अपना जो विरोध है वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बाजू केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन दरअसल खेडूतों के द्वारा हो ही नहीं रहा है, कृषकों के द्वारा हो ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार ऐसा क्लेम कर रही है कि जो सच्चे कृषक है वे तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इससे कुछ आपत्ति नहीं है, मगर सच्चाई कुछ और है। केंद्र सरकार कुछ और ब्रांडिंग कर रही है जिसका जिक्र हम लोग आगे इस लेख में देखेंगे। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए हमारी मेंस एग्जामिनेशन में कि नए कृषि कानूनों के बारे में आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का मुझे लगता है कि यह जो आज का लेख है यह संपूर्ण रूप से यह पूरा का पूरा प्रश्न है। इसमें हमें कोई भी सुधार नहीं करने हैं, कोई भी जो चीज है उसको निकालना नहीं है, एकदम फिट टू अवर क्वेश्चन है। हालांकि केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में प्रश्न कुछ कम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मगर फिर भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके तहत ऐसा प्रश्न पूछे जा सकता है, वरना इंटरव्यू में तो 100% पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में जो पैनल होती है वो देखना चाहती है कि हम लोग सरकार की जो है निंदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते अच्छे मुद्दों पर, या हम लोग सिर्फ ब्लाइंडली उसे जो है उसे फॉलो ही कर रहे हैं। तो ये भेद देखने के लिए इंटरव्यू में अक्सर ऐसे प्रश्न जो है वे पूछे जाते हैं। अक्सर सरकारी नीतियों की जो आलोचना है वो करने को कहा जाता है कि कैसे XYZ नीतियां जो है वो हानिकारक है, कैसे असंवैधानिक है, उसका आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए आज का जो लेख है वो एकदम फिट बैठता है, एकदम परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। सर्वप्रथम फोटोग्राफ से शुरू करेंगे इस लेख का। लेख दरअसल 2 ऑथर के द्वारा लिखा गया है। एक KTS तुलसी है जो कि राज्यसभा के मेंबर है और एक तनीषा पुरी है जो कि KTS तुलसी के एसोसिएट है। देखिए पूरा तगड़ा लेख है और पूरे लेख में जो बात की गई है वह 6 बिंदुओं में लेखकों ने विभाजित कर दिया है, तो जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। सर्वप्रथम निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। यहाँ हमें हमारा कोई संशोधित जो एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ हमें नहीं लाना पड़ा है क्योंकि लेख अपने आप में ही एक संशोधन है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे हमारी।
हाल ही में देश भर में कृषकों के द्वारा जो विरोध हो रहा है नए कृषि सुधारों को लेकर, उसकी चर्चा इस लेख में की गई है। यस, कृषि जो नए सुधार है, न्यू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इसका विरोध हो रहा है पूरे देश में, पूरे देश के कृषकों के द्वारा। और अब ये विरोध जो है वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और केंद्र सरकार के लिए यह एक जो है सरदर्द बनता जा रहा है। मगर केंद्र सरकार भी कटिबद्ध है, उन लोगों के द्वारा भी ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो कानून है वो हम वापस तो किसी भी हाल में नहीं लेंगे। मगर यहाँ कृषक भी फर्म है, दे आर ऑल्सो फर्म एंड रिजिड, तो ये भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। और धीरे धीरे यह पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ था, दिल्ली तक पहुंचा, अब धीरे धीरे वो अन्य राज्यों में फैल रहा है। जैसे आप गुजरात का उदाहरण ले लें, आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, तो हमें वहाँ से भी समाचार आ रहे हैं कि सब जगह अब जो कृषक है या उनके यूनियन है वे अब आगे आ रहे हैं, वे अब दिल्ली की ओर जा रहे हैं। राजस्थान में भी हमने कई वीडियो फुटेजेस देखी है जहां कृषकों का बड़ा समूह दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है केंद्र सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शित करने के लिए। आगे देखें तो इस कृषि सुधार को बेबुनियादी व गैर बंधारणीय यानी कि असंवैधानिक बताया गया है, जो कि असंवैधानिक है, 100% है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने कई सारे मुद्दों का आधार लिया है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। पूरा लेख एक आलोचनात्मक परीक्षण है और उच्च कोटि का है, ये हमें भूलना नहीं होगा। उच्च कोटि का आलोचनात्मक परीक्षण है, ऐसा वैसा लेख नहीं है, बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, वेल प्रेजेंटेड लेख है, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अब लेख की आगे अगर हम बात देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बिंदुओं पर लेखक ने पूरी अपनी चर्चा रखी है, मगर शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्टरी है जिसको हम लोग देखते जाएंगे। देखिए, कृषि सुधार से सुस्पष्ट है कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादनों के व्यापार को स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार के रूप में रूपांतरण करना चाहती है। ठीक है, जो ट्रेडिंग है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, इसको स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है वैसे ही डील करे, वैसे ही इसको ऑपरेट करे, ऐसा सरकार का पक्ष है। तो निसंदेह इसमें डिजिटाइजेशन आएगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जो कि आज के हमारे स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में दिखता है हमें। लेखकों ने अपनी बात 6 मुद्दों में रखी है, जो इस प्रकार है। कुल 6 मुद्दों का जिक्र किया और 6 मुद्दों में लेखक ने अपनी बात भी रखी और उस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ हमें उदाहरण भी दिए हैं। देखिए, जिसमें सर्वप्रथम जो बात है वो है कृषि विषय की। देखते हैं, राज्य सूची का विषय है। हमें मालूम होना चाहिए कि देयर आर 3 लिस्ट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें से जो राज्य सूची है, जिसके सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर फॉल करते हैं, उसमें एक एग्रीकल्चर है, या आप कह लीजिए कृषि है। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में फॉल होते हैं, वो स्टेट के डोमेन में आते हैं, उसमें केंद्र सरकार किसी भी हाल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या फायदा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करने का? तो ये बात भी एक जो है अनएक्सप्लेन्ड है केंद्र सरकार के द्वारा, और उस पर केंद्र सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। समवर्ती सूची के अंतर्गत भी केंद्र सरकार के पास कृषि विषय नहीं है। देखिए, ऐसा हो तो फिर भी रीजनेबल है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट हो और वहां से केंद्र सरकार ने उठाया, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है वे दोनों के डोमेन शेयर करते हैं। केंद्र सरकार का डोमेन भी है उसमें, राज्य सरकार का डोमेन भी है, मगर इट्स एब्सेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर इज ओनली प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट। तो पूर्ण रूप से यह जो पूरा का पूरा विषय है, उस पर नियम घड़ने का, कानून घड़ने का अधिकार जो है वो मात्र और मात्र राज्य सरकारों का है। उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है, मगर फिर भी दे आर इंटरफियरिंग। राज्य सूची की एंट्री नंबर 14, 18, 28 और 46, ये चारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा मत है इस लेखकों का। क्योंकि पहले तो उन लोगों ने राज्य सूची में जो एक सब्जेक्ट था उसके ऊपर अपना डोमिनेंट बढ़ाया, नए कृषि कानून को लाकर उसको पारित करवा कर, और अब ऐसी कई एंट्रियां है पूरे स्टेट लिस्ट में
जिसका वायोलेशन हो सकता है। देखिए स्टेट लिस्ट में दरअसल 59 आइटम्स है आज के दिन, ठीक है। 59 में से एक जो है वो एग्रीकल्चर है। जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने अभी पंजा मारा है। अब अगर एंट्रियों की बात करें तो सब एंट्रियां ऐसी है कि जो राज्य सरकार के डोमेन में है, मगर इस कानून के हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा इस एंट्रियों का उल्लंघन होगा, ये बात निश्चित है। जिसमें सर्वप्रथम 14 जो है वो एग्रीकल्चर है, 18 जो है वो है लैंड, जिसमें लैंड राइट्स आएंगे, राइट्स, टेन्योर इत्यादि। 28 जो है वो मार्केट एंड फेयर्स की बात करता है, यानी कि बाजार और ऐसे ट्रेड फेयर्स। और जो 46 है वो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम की बात करता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के इस एक कदम से ये सारी चीजों का वायोलेशन हो सकता है। राज्य के पास से यह सारी चीजें चली जा सकती है, या राज्य सरकार का प्रभाव इन प्रावधानों के ऊपर कम हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए, हमें यहाँ इसकी बात नहीं करनी है कि 7वीं अनुसूची के अनुसार जो सत्ता का विभाजन हुआ है, हमारे संविधान ने सत्ता का विभाजन किया है, उसके तहत 3 सूचियों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रथम केंद्र की सूची है, दूसरी राज्य की सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों सरकार जो है वे अपना डोमेन शेयर कर रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ हमें डिटेल में नहीं देखनी है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, मगर यहाँ हमें ये देखना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान जो है वे वायोलेट हो रहे हैं, और केंद्र सरकार एकदम कठोर रूप से इसको लागू करने की जो है फिराक में है। तो देखते हैं आगे। और अगर आपको यह 59 सूची देखनी हो स्टेट लिस्ट की, तो आपको विकिपीडिया में एकदम इजीली अवेलेबल है। विकिपीडिया कई सारे सोर्स है, कई सारे जो है लोग के भी सोर्स है, जिससे आपको पता चल सकता है। भले ही हम इसको कंटेस्ट ना करें, ईच एंड एवरी एंट्री हम कंटेस्ट ना करें, मगर हमें मालूम होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के विषय जो है ये इस यादी में आते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से भी 7वीं अनुसूची जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कई सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अवश्य जाके पूरी की पूरी जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट आप पहले देखिए, फिर उसके बाद केंद्र की देखिए और उसके बाद कंकरेंट देखिए। आगे देखें तो ऊपर से राज्यों को आय मिलती थी, वो भी बंद हो गई, बंद हो जाएगी। यस, विभिन्न कर व सेस के द्वारा एपीएमसी में जो ट्रेडिंग होता था उससे राज्य सरकार को फायदा होता था, एपीएमसी को भी होता था, मगर राज्य सरकारों के खजाने में भी पैसे जाते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और किसी भी प्रकार का सेस। अब वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार एपीएमसी को ही दुर्बल बनाने की बात कर रही है, उसको ही खत्म करने की बात कर रही है, जो अपने आप में ही एक गंभीर बात है। इस तरह संविधान की सत्ता विभाजन थियरी के साथ केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है। यस, संविधान ने जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है उसको टेम्पर करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, और उन लोगों के द्वारा ब्रांडिंग ऐसा हो रहा है कि यह एक्ट जो है वो प्रो फार्मर है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक्ट प्रो फार्मर नहीं है, बल्कि एंटी फार्मर एक्ट है। और इस पूरे के पूरे कानून से या इस पूरे के पूरे सुधार से कृषकों को बहुत ही नुकसान होने वाला है। आगे अगर देखें तो दूसरा मुद्दा है, इस प्रस्तावित कृषि सुधार में व्यापार की प्रतिक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान है। यस, एक बार हमने छोटा जिक्र किया आगे, मगर यहाँ हम लोग खुल के देखेंगे। डिजिटल बनाने की प्रक्रिया है, डिजिटल बन गया तो कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा तो इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा तो कृषक कहाँ जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार की पूरे के पूरे व्यापार को इस प्रक्रिया में करने की चाहत है कि खुद कृषक ही उससे अपरिचित है। खुद कृषक की अपनी जो उत्पाद है वो ऐसे बेचना होगा कि कृषक को ही मालूम नहीं है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को कैसे अंडरगो करें। तो ये भी एक अपना अपना गंभीर बात है। ऐसा करने के लिए कृषकों को किसी मध्यस्थी की जरूरत पड़ेगी, और अगर मध्यस्थी को लाया गया बीच में तो उत्पाद की जो लागत है उसमें इजाफा होगा, कृषकों का मुनाफा जो है वो कम होगा। अल्टीमेटली आवर फार्मर विल बी सप्रेस्ड,
और फार्मर विल बी स्ट्रेस्ड। तो ये मंशा है हमारी केंद्र सरकार की, और ब्रांडिंग कर रही है, प्रो फार्मर एक्ट है, ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसे बदलाव आएंगे। बदलाव आने वाला है, निसंदेह आने वाला है, मगर आप जो ब्रांडिंग कर रहे हैं उस तरह का बदलाव नहीं आने वाला है। इट विल बी ए कॉन्ट्ररी। आज जो लॉबिंग कर रही है केंद्र सरकार, उससे एकदम कॉन्ट्ररी, एकदम विरोधाभास परिणाम आने वाले हैं, जो कि कृषकों के हित में नहीं है। देखते हैं आगे। कृषि उत्पादन का उस प्रक्रिया से व्यापार करना है जो प्रक्रिया से खुद कृषक अपरिचित है। यस, जिसका जिक्र हमने किया, डिजिटलाइजेशन तो कंप्यूटर तो इंग्लिश, और इंग्लिश तो कृषक अपरिचित। इस प्रकार का व्यापार करने के लिए कृषकों को मध्यस्थी की जरूरत पड़ेगी, और मध्यस्थ अगर आ गए तो उसकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें इजाफा होगा, विच विल अल्टीमेटली डिटीरियोरेट द प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स। कानूनी दृष्टि से आर्टिकल 1F का उल्लंघन है। यस, 1F आर्टिकल कहता है कि किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को व्यापार करने की छूट, व्यापार करने की अनुमति दी जा सकती है इन लीगल आइटम्स, इलीगल नहीं। वैधानिक चीज वस्तुओं में कोई भी भारत का नागरिक है वो छूट से अपना व्यापार कर सकता है, जैसे उसको पसंद आए ऐसे कर सकता है। तो ये हक यहाँ छीना जा सकता है, ऐसी हमारे लेखक को भीति है। उसके बाद देखें तो नए कृषि कानून में जो फार्मर्स की परिभाषा की गई है, ये तीसरा मुद्दा है। तो फार्मर की परिभाषा के साथ भी टेम्पर किया गया है केंद्र सरकार के साथ डेफिनेशन, जिसमें क्रॉपर्स, लेबरर्स, टिलर्स को बाकात रख दिया गया, यानी कि दे आर एक्सक्लूडेड। सिर्फ उसे ही यह एक्ट फार्मर मानती है जिसके पास अपनी मालिकी की जमीन हो। अन्य कोई खेत मजूर हो, कोई टिलर हो, कोई क्रॉपर हो, तो उसको फार्मर ही नहीं कहा जाएगा। ये प्रावधान है इस एक्ट के। तो अगर उसको फार्मर ही नहीं कहा जाएगा तो वे अपने हक के लिए कहाँ जाएंगे, अपनी आवाज जो है वो कैसे उठाएंगे। तो कई सारी ऐसी आपत्तिजनक बातें हैं इस पूरे कानून में, जिसके ऊपर इस लेखकों ने बहुत ही अच्छा प्रकाश किया है। आगे देखें तो इन उत्पादकों को कानून में से बाहर रखना मतलब इन समूहों का हक छीन लेना। यस, इन लोगों का आवाज ही छीन लेना, इन समूहों का आवाज ही छीन लेना, ये हमारी केंद्र सरकार की मंशा है। उसके अलावा फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर्स को सत्ता दी गई है कि किसी भी समय वो कृषक की उत्पाद लेने से मना कर सकता है, कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्पॉन्सर्स, फार्म एग्रीमेंट हुआ, फार्म एग्रीमेंट, दो पक्ष है, एक पक्ष है कृषक और दूसरा पक्ष है स्पॉन्सर, जो कि बोलेगा कि मैं आपके सारी उत्पाद ले लूंगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो प्रायोजक है जिसने कृषक के साथ समझौती की है खेत उत्पाद को लेने के लिए, वो मुकर सकता है और उसे कोई कारण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए कितना बर्बर कानून है ये, और केंद्र सरकार ब्रांड कर रही है कि इट्स प्रो फार्मर, फार्मरों की परिस्थिति में इजाफा होगा, सुधार होगा। इनफैक्ट जो केंद्र सरकार का अपना ही गोल है टू डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसको भी धक्का लग सकता है इस कानून से। मगर हमें यह मालूम नहीं होता कि केंद्र सरकार यह कानून को लेकर, उसको पारित करवाकर, उसको लागू करवाकर कहना क्या चाहती है या साबित क्या करना चाहती है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये किसी भी समय मुकर सकता है, यानी कि मोर पावर्स स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। कृषकों की परिस्थिति दयनीय है। अभी आगे हम देखेंगे, अगर स्पॉन्सर मुकर जाए तो कृषक क्या करता है, क्या कर सकता है, उसका भी जिक्र यहाँ हुआ है। और मैं एक बात आपको बता दूं, आगे हम लोग उसको खुल के देखेंगे, मगर इन शॉर्ट अगर स्पॉन्सर मुकर जाए एट एनी पॉइंट, एग्रीमेंट से मुकर जाए, तो कृषक कुछ नहीं कर सकता। कृषक एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिफॉर्म्स। और केंद्र सरकार के द्वारा लॉबिंग हो रही है, जोर शोर से लॉबिंग हो रही है कि इट्स ए प्रो फार्मर एक्ट। देखते हैं आगे। चौथा मुद्दे की अगर बात करें तो इस कानून के तहत जो कृषि उत्पाद का व्यापार होगा वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से होना है।
ये प्रावधान है इस नए कानून का। म्यूचुअली एक्सेप्टेड क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? म्यूचुअली एक्सेप्टेड किसे कहा जाए? कृषक तय करेगा, स्पॉन्सर तय करेगा, सरकार तय करेगी, कौन तय करेगा? तो ऐसे नामों को या ऐसे शब्दों को यहां इसलिए ही रखा गया है कि इट्स एक्चुअली अ विंडो, एस्केपिंग विंडो। यह एक लूपहोल रखा गया है ताकि स्पॉन्सर्स को कोई दिक्कत ना हो। इसका दबाव कृषक पर पड़ सकता है क्योंकि म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, तो कृषक अपनी उपज को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी ही जमीन को बर्बाद करेगा, बैरन लैंड। अब देखिए इस सब सारी चीजें कहां कहां लिंक होती है और कहां कहां तक इसकी इफेक्ट जो है, नकारात्मक इफेक्ट पहुंचती है। अपनी उत्पाद बढ़ाने के लिए कृषक अपनी जमीन पर जुल्म करेगा। जुल्म करेगा यानी कि पहले तो एक्सेसिव प्लांटेशन करेगा, जमीन की क्षमता से अधिक उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाएगा और उस कल्टीवेशन को अच्छा बनाने के लिए मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग होगा। उत्पाद बर्बाद ना हो इसीलिए मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स का उपयोग होगा, जो आगे चलकर जमीन को खत्म कर देगा और जो उत्पाद है वो भी एकदम जो है एक्सेसिव पेस्टिसाइड वाली उत्पाद जो है वो मार्केट में आ सकती है। तो कई सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, ऐसे गंभीर संकट है जो उभर सकते हैं इस नए कानून को लागू होने से। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद इसके अलावा गुणवत्ता की जांच पड़ताल थर्ड पार्टी के द्वारा होगी। अब ये यील्ड कैसी है, पूरी की पूरी जो उत्पाद है, खेत उत्पाद, कृषि उत्पाद, वो कैसी है, उसकी गुणवत्ता की जो जांच पड़ताल है वो थर्ड पार्टी के द्वारा होगी। और हो सकता है कि यह थर्ड पार्टी का डिसीजन जो है वो बायस्ड हो, प्रेजुडिस हो, कृषक के विरुद्ध हो, कोई भी राजनीतिक जो है एंटिटी से प्रभावित हो। देखते हैं आगे। पांचवा मुद्दे के अनुसार नए सुधार के तहत शिकायत निपटान सुविधा भी कृषकों के पक्ष में नहीं है। यस, जो कंप्लेंट रिड्यूसल मैकेनिज्म है वो भी कृषकों के विरुद्ध है। कानून कृषकों के लिए है, कृषि कानून है, कृषि सुधार इसको कहा गया है या कहा जा रहा है, मगर इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जिससे हमें लगे कि यस, यह जो परिस्थिति है कृषकों की वो सुधरने वाली है, इनफैक्ट वो बिगड़ने वाली है। इस मुद्दों पर शिकायत निपटान का कार्य एसडीएम को दिया गया है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दिया गया है, जिसके पास पहले से ही इतना काम है, इतना पेंडिंग वर्क्स पड़े हैं उनके पास, इतना ओवरलोड है, ओवरबर्डनिंग ऑफ वर्क है इस ब्यूरोक्रेट्स के पास, और इन लोगों को ही यह कृषि का निपटान का काम भी इन लोगों को ही दिया गया है। उसके बाद अगर आखिरी मुद्दा देखें तो राइट टू अपील की बात कर रहे हैं। राइट टू अपील यहाँ गैरहाजिर, यानी कि पुनः विचार हो ही नहीं सकता। अगर एसडीएम ने जो है कोई निर्णय दे दिया और कृषक अगर उससे असंतुष्ट हो, उससे अनसेटिस्फाइड हो, तो ऐसे समय में कृषक अपनी आवाज जो है वो कहीं पर भी नहीं उठा सकता। ही जस्ट कैन नॉट अपील। तो ये कहाँ का सुधार कानून हुआ? और यही प्रश्न इन लेखकों के द्वारा केंद्र सरकार को पूछे गए हैं। यही प्रश्न कृषकों के द्वारा केंद्र सरकार को अभी पूछा जा रहा है, और इसीलिए ऐसे विरोधों को बंद करने के लिए, ऐसे विरोधों को शांत करने के लिए केंद्र सरकार बल प्रयोग कर रही है, और जिसके फुटेजेस जो है वो हम लोग देखते ही है आज के इस आईटी युग में। तो वो बात मुझे आपको कहनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये संपूर्ण परिस्थिति है। लेखक ने हमारे समक्ष 6 मुद्दे रखे और 6 मुद्दे में अपनी बात रखी। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी साइट की है, जिससे उसका जो पक्ष है वो हमें स्पष्ट हो सके, वो सिद्ध हो सके। और मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ जो चर्चा हुई ये 100% सच्ची चर्चा है। कई आपत्तिजनक प्रावधान जो है ये इस कानून में रखे गए हैं, जिसका जिक्र नहीं किया गया है, और इसीलिए यह जो कृषक है और वो आज रास्ते पर निकल गए हैं, अपना घर बार छोड़कर, कोरोना की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। जहाँ असेंबली ऑफ पीपल जो है वो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए या
आप कह लीजिए कम होनी चाहिए, वहाँ वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में असेंबल हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, ताकि सरकार को पता चले कि कृषक जो है वो मूर्ख नहीं है, भारत का आम नागरिक जो है वो मूर्ख नहीं है, वो सरकार को मालूम करवाने के लिए ये लोग आज रास्ते पर है। तो यहाँ हम अपनी बात को विराम करेंगे। हमने लेख में कई सारे पक्ष देखे, कई सारी बातें देखी। अगले समय मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ नोट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।